एक दिन मेरे डैड मुझसे पूछते क्या बात आजकल तू ऑफिस नहीं जाता। मैं कहा पापा नौकरी तो छोड़ दी। एज ऑन डेट आई एम मैनेजिंग मोर देन 75 करोड़ रुपीज ऑफ वेल्थ फ्रॉम क्लाइंट्स। आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को बताना नहीं चाहोगे कि आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है। को आप ऐसे सिंप्लीफाई करो कि आपका जो व्यवहार है ना, आप किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करने वाले हो, ये कॉर्पोरेट्स को, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनको पहले से पता है। और हमारा रेगुलेटर इतना स्ट्रिक्ट है तो दे वोंट इवन अलाउ टू स्नीज अ कंपनी, बोले कि आप चीख नहीं मार सकते इस रेगुलेटर से पूछे बिना। म्यूचुअल फंड की इतनी टीवी में एडवर्टीजमेंट आने के बावजूद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर जो है वो क्रिप्टो से कम है। अब 100% रिटर्न में दूंगा कैसे आपको। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है निप्पू टॉक्स। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक यूनिक टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपके लिए रीज़न कि जो लोग करोड़पति बनना चाहते हैं ना, वो इस पॉडकास्ट को पूरा देखें, क्योंकि जिस इंसान से आज आपको मिलाने जा रहा हूँ उन्होंने कई लोगों को करोड़पति बनाया। जो आज हमारे साथ हैं वो है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जो कि पिछले 13 साल से इस फील्ड में है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनको। तो आइए चलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके बारे में। हेलो सर। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। मेरा नाम अरुण है। मैं पिछले 13 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। एज ऑन डेट मैं एमफी से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आई एम एसोसिएटेड विद लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो। एंड मैं अपने क्लाइंट को उनकी वेल्थ मैनेज करने में हेल्प करता हूँ, उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग करने में हेल्प करता हूँ, उनकी टैक्स प्लानिंग में हेल्प करता हूँ, उनको एस्टेट प्लानिंग पे गाइड करता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि क्लाइंट के लाइफ के हर एस्पेक्ट को छुआ जाए ताकि उनके लिए एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लान बनाया जा सके। जी सर, आपने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई और मुझे लगता है कई लोग तो रिलेट कर पा रहे होंगे एंड कई लोगों को नहीं पता चल रहा होगा क्या कुछ है। तो हम बड़ा एक कहते हैं देसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा हम उन ऑडियंस के लिए बात करेंगे जिनको म्यूचुअल फंड्स या वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में नहीं पता, लाइक मी। मुझे भी नहीं पता। तो सर, पहला मेरे को आप बताएं कि आपकी एजुकेशन कैसी हुई एंड आपने कहाँ कहाँ वर्क किया है, और ये सब चीज़ें जो आप अब हमें और हमारे ऑडियंस को बता रहे हैं, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? श्योर। मैं बड़ा एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। आई वॉज नॉट अ स्कॉलर एट ऑल। आई डिड माई BCom फ्रॉम DAV कॉलेज अम्बाला में। एंड BCom करने के बाद आई वॉज परस्यूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू करते करते आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ बैंक। तो आई स्टार्टेड माई करियर विद द एक्सिस बैंक। तो जॉब में जाके समझ आया कि क्वालिफिकेशन तो बीच में ही रह गई है। देन आई अगेन टेक अ बैक स्टेप और फिर मैंने अपनी MBA कंप्लीट किया। MBA कंप्लीट करने के बाद आई स्टार्टेड माई करियर विद एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो मैंने लगभग 5-5.5 साल कोटक म्यूचुअल फंड के साथ काम किया है एज अ ब्रांच मैनेजर। मैंने लगभग 2.5 से 3 साल एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ काम किया है। उस समय मैं हरियाणा, हिमाचल, JNK के सारे टेरेन्स को हेड करता था। उसके बाद मेरे को लगा कि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को और बढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब आप किसी लेवल पे पहुंचते हो तो आपको समझ आता है कि आपकी नॉलेज कितनी कम है। बिल्कुल। फिर मैंने अपने आप को सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का कोर्स होता है CFP का, तो मैंने अपने आप को खुद उसके लिए एनरोल किया। आई कंप्लीटेड माई CFP। देन उस दौरान आप जॉब कर रहे थे? जॉब के साथ साथ ही, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं वो आपको जॉब के साथ साथ ही कंप्लीट करने होते हैं। हमारे कंट्री में वैसे ही बड़ी कम अवेयरनेस है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो आई कंप्लीटेड माई CFP। जब मैंने CFP कंप्लीट किया था उस समय 2300 के आसपास CFPs थे हमारे देश में। आज भी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा CFPs नहीं है, लगभग 3000 CFPs हैं ऑल ओवर इंडिया। ग्लोबली बड़ा रिनाउंड प्रोफेशन है। अगर आप पूरी दुनिया में देखो तो 2 लाख से ज़्यादा CFPs होंगे। US इज़ द मदर ऑफ ऑल फाइनेंशियल मार्केट्स और सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानर्स भी वहीं पे हैं।
एंड वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन यूएस ऑल्सो। जी। उसके बाद फिर मैंने जब फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज गेन करी, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट आप तब कर सकते हो जब आपको वेल्थ के हर एक एस्पेक्ट के बारे में पता है। जी। तो जब मैं म्यूचुअल फंड कंपनीज में काम कर रहा था या उससे पहले जब मैंने बैंक में काम किया था तो मेरी नॉलेज कन्फाइंड थी। ओके। बट सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का जो कोर्स था, इसमें अपने आप को एनरोल करने के बाद, इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद मुझे समझ आया कि कितने स्पेक्ट्रम हैं क्लाइंट की लाइफ में। फिर मैंने एज अ वेल्थ मैनेजर जी। HDFC बैंक में काम किया। ओके। तो वहाँ पे आई वाज मैनेजिंग हरियाणा टेरेन, ओके। और वहाँ पे सिर्फ हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स से मेरा मतलब ये है कि जिन भी क्लाइंट्स का इन्वेस्टेबल सरप्लस एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा होता था, जैसे किसी शहर में वो 25 लाख था, किसी शहर में 50 लाख था, उससे ज़्यादा वैल्यू का जिसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है सिर्फ उसी को हम मैनेज करते थे। ओके। तो वहाँ पे मैंने काम किया। सर इसे थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए आप ब्रीफ करें कि एग्जैक्टली ये वर्क क्या होता है और इसमें क्या क्या आप मैनेज करते थे, थोड़ा सा ब्रीफ मेरे को आप बताएं तो। जो HDFC बैंक की हम बात कर रहे हैं यहाँ जी। पे, जी। तो HDFC बैंक में जब मैं एज अ वेल्थ मैनेजर काम कर रहा था, जी। तो स्पेसिफिकली हमारा काम था इन्वेस्टमेंट्स करना, ओके। इन्वेस्टमेंट्स को चैनलाइज करना। इन्वेस्टमेंट्स में सबसे जो ज़्यादा हॉट इन्वेस्टमेंट आज की डेट में है दैट इज़ म्यूचुअल फंड्स। जी। तो किसी भी इन्वेस्टर की अगर जर्नी शुरू होनी है और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो सबसे ईजीएस्ट प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स के बाद फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, PMSs आते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, उसके बाद ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स आते हैं, जी। फिर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक के पास, स्ट्रक्चर्ड ऑफरिंग्स होती हैं। वो जितना ज़्यादा बड़ा आपका पैसा है उसके हिसाब से आपके लिए कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट होते हैं। ओके। बॉन्ड्स होते हैं, जैसे आप तो बैंक में FD करते हो, आपको वो पता होगा, बट अगर आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न चाहिए तो उसके लिए बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं। ओके। तो बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट करवाते थे हम वहाँ पे। ऑफ शोर इन्वेस्टिंग होती थी, किसी को देश से बाहर पैसा इन्वेस्ट करना है, दुबई में, बहरीन में, तो ऑफ शोर इन्वेस्टिंग होती थी। तो जितने भी वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े प्रोडक्ट होते थे हम वो करते थे। वहाँ पे हम रिस्क मैनेजमेंट करते थे। रिस्क मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली रिस्क मैनेजमेंट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो वो होते हैं इंश्योरेंसेस। ओके। तो किस क्लाइंट के पास कितना अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर नेटवर्थ, ओके। उसको उस पर गाइड करना। हेल्थ इंश्योरेंसेस भी वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। उसके बाद एस्टेट प्लानिंग एक बहुत क्रूशियल पार्ट है हमारे कंट्री में, जो कि अभी अगेन लोग फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमारी कंट्री में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। जी। तो इनहेरिटेंस से मेरा मतलब होता है जब एक पीढ़ी से वेल्थ अगली पीढ़ी की तरफ जाती है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो हमारी कंट्री में भी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, तो हम लोग इतनी ज़्यादा एस्टेट प्लानिंग करते नहीं है। लेकिन इनहेरिटेंस प्लानिंग पे भी हम क्लाइंट को हेल्प करते थे, गाइड करते थे। तो बहुत सारे डोमेन्स है जहाँ पे हम क्लाइंट को गाइड करते थे वहाँ पे। तो सर आपने कब तय किया कि अब मुझे जॉब छोड़ के अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और क्या उस टाइम आपके माइंड में था? ये ना देखो, हर कॉर्पोरेट में काम करने वाले बंदे की ना एक आर्डेंट डिज़ायर होती है जो बड़ा लंबे समय से वो फॉस्टर कर रहा होता है कि भैया अपना काम करना है। हाँ। और जब मैंने बैंक में ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि जो मैं क्लाइंट ओरिएंटेड काम कर रहा हूँ यहाँ पे, आई कैन वर्क द सेम वे अपने काम में भी कर सकता हूँ। जी। और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बंदिशें होती हैं जब आप किसी कॉर्पोरेट के साथ जुड़े होते हो। जी। तो आपको बड़ा एक स्ट्रक्चर्ड वो प्रोसेस फॉलो करना होता है। जी। उसमें आप कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स भी आप कर रहे होते हो जो कई बार आपको पर्सनली लग रहा होता है इतना ज़बरदस्त फिट नहीं है मेरे क्लाइंट के लिए। जी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा, जब पता क्या होता है, देखो जब तक आपको नॉलेज नहीं है ना, जी, आप कुछ भी काम कर सकते हो, बट जैसे ही आपको समझ आता है ना क्या कर रहे हो एक्चुअली, तो आपको समझ आता है कि यार ये मुझे काम ऐसे करना चाहिए, दिस कैन बी बेस्ट डन। और मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में ये देखा कि जो लोग जी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, जो खुद क्लाइंट के साथ एसोसिएट करके काम कर रहे थे, उनके क्लाइंट्स की उनके साथ सिकनेस बहुत ज़्यादा थी। क्लाइंट उनको छोड़ता नहीं है, क्योंकि आपको हर रोज़ नया क्लाइंट हंट करने की बजाय आप 100-200 फैमिलीज़ के साथ काम करो, उन फैमिलीज़ का पोर्टफोलियो बड़ा करो, नेटवर्क बड़ा करो। तो एज अ बिजनेस मैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको नए क्लाइंट की हंटिंग नहीं करनी हर रोज़, और एग्जिस्टिंग क्लाइंट जिसका आप पैसा मैनेज कर रहे हो उसको भी आप ज़्यादा वैल्यू दे सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिए तो रेलेवेंट यही है ना कि आपको पैसा बने। ऐसा तो अपनी आउटफिट में काम करने का यही रीज़न था। आई वॉन्टेड टू वर्क वेरी वेरी क्लोजली विद माई क्लाइंट्स, जी, ताकि उनका ट्रस्ट हो
और मैंने अपनी फर्म का नाम भी इसी वजह से क्रेडिबल फिनसर्व रखा कि आई वांट टू वर्क फॉर क्रेडिबिलिटी। मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना, क्योंकि पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी तो पैसा ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। जी। तो दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड कि माई ओन वेंचर, कि मैं क्लाइंट के साथ क्रेडिबल होके ट्रांसपेरेंसी के साथ 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना काम शुरू करूँ। सर एक पर्सनल और बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा पर्सनली मैं जानना चाहूँगा, जब आपने ये डिसीजन लिया कि आप जॉब छोड़ के अपना एक है ना स्टार्टअप कह लें या फिर एक बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे थे, तो आप उस टाइम मैरिड थे? यस, बिल्कुल। तो घर वालों का क्या रिएक्शन थे उस टाइम? आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैंने अपनी स्पाउस के साथ डिस्कस किया, मैंने अपने फादर के साथ डिस्कस किया, मदर के साथ डिस्कस किया, तो वही एक कॉमन आंसर आता है भी ठीक ठाक नौकरी चल रही है, ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, पैसे आ रहे हैं। हाँ। भी ज़िंदगी में ऐसा पंगा करने क्यों है? हाँ। बट ये मैं हर एक को बोलना चाहूँगा, देखो पता क्या है, आपकी फैमिली आपके प्रोफेशन को नहीं समझती, आपकी फैमिली आपके साथ बाहर काम पे नहीं जा रही है। तो आप जिसको फील्ड की नॉलेज है, आपके पास अगर अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि आप किस टेरेन में उतरने वाले हो, इफ़ यू नो द टेरेन नोबडी विल बी एबल टू बीट यू। तो मैंने सोचा कि यार, अब मैंने ऑनेस्टली बताऊँ, घर में बिना बताए मैंने पेपर पुटअप कर दिए थे अपने। अच्छा। तो एक दिन मेरे डैड मुझसे पूछते, क्या बात आजकल तू ऑफिस नहीं जाता? मैं कहा पापा नौकरी तो छोड़ दी। तो मतलब ये कितने टाइम बाद उनको पता लगा कि आप जो ही रियलाइज्ड, मतलब कि मेरे 2 हफ्ते बाद रियलाइज कर लिया था उन्होंने कि ये ऑफिस नहीं जा रहा है। तो बट मैंने वो घर में बिना बताए नौकरी छोड़ दी थी, बिकॉज मुझे पता था कि मैं जिस बिजनेस में एंटर करना चाह रहा हूँ वो बिजनेस क्या है। जी। और उससे ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस ये था कि जो जिन लोगों के साथ मैं एसोसिएटेड था, उन लोगों को कॉन्फिडेंस था मेरे साथ, जो मेरे इन्वेस्टर्स थे, दे हैव गिवन मी वेरी मच कॉन्फिडेंस कि तू अपना वेंचर स्टार्ट कर, वी विल सपोर्ट यू, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो आपको ये स्टार्ट करे हुए कितना लंबा टाइम हो चुका है एग्जैक्टली? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी मेरे को 1.5 ईयर्स हो गए हैं फुल फ्लेजेडली। तो मेरी रिलीविंग हुई थी बैंक से ऑन 1st of February। तो 1st February onwards, 1st February 2024 onwards, नहीं सॉरी 1st February 2023 onwards मैं अपना वेंचर ये कर रहा हूँ। Okay. तो एज ऑन डेट आई एम मैनेजिंग मोर देन 75 crore rupees ऑफ वेल्थ फ्रॉम क्लाइंट्स। मतलब ये जो राशि आपने बताई है ना अभी, ये एक बार जब इंसान सुनता है ना, तो और मैं ऑनेस्टली बोलूँ, कई लोग किसी की 50,000 इनकम है, किसी की 1 लाख की इनकम है, किसी की 10 लाख भी इनकम है पर मंथ, बट हम मैनेज नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। और आपने जो नंबर अभी बताया, इतना बड़ा नंबर अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मेरे को लगता है कि जॉब से इंसान को कुछ मिले ना मिले, बट जो एक्सपीरियंस वो लेके आया है पीछे से, वो आपके काम आती है। कॉर्पोरेट एक्चुअली हेल्प यार, कॉर्पोरेट ना होता तो मैं शायद यहाँ तक पहुँच ही ना पाता, बिकॉज वो जो ग्रूमिंग उन्होंने दी है, बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रोसेसेस को आप सीखते हो अपने वेंचर में, उनको सीखना बहुत डिफिकल्ट है। जी बिल्कुल। अब आपको उन्होंने एक अच्छा बंदा तैयार किया, जी बिल्कुल तैयार करके हमें बाजार में उतार दिया। बिल्कुल। सर मैं ना कई बार क्या होता है कि रील्स वगैरह देखता हूँ, या फिर कई मैंने पॉडकास्ट ऐसे सुने हैं जिसमें लोग आते हैं और वो एक वर्डिंग यूज़ करते हैं कि यार मैं तो पक चुका था, थक चुका था ये करते हुए। बट मैंने आज तक जॉब नहीं की सर, बट मैं एक चीज़ रिलेट कर पाता हूँ, एक चीज़ सोच पाता हूँ कि मुझे लगता है कि सर कि जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत अच्छे से मिलता है जब आप कहीं जॉब करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर होता है और आप अपनी लिमिट्स को भी पुश कर रहे होते हैं आगे। तो जब आप अपना कुछ स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आता है, और आपको मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बेटर से अपनी टीम को भी हैंडल कर पाते हैं वो एक्सपीरियंस के साथ। कॉर्पोरेट्स कितना हेल्पफुल होते हैं। आप एक चीज़ समझो कि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी जी, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर्स कैसे होने चाहिए आपको पता ही नहीं है, नहीं पता। बट जब आपने अपना करियर शुरू किया तो आप एक कॉर्पोरेट के अंदर चले गए। अब उस कॉर्पोरेट के अंदर उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किया है अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए। बिल्कुल उनके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। बिल्कुल।
अब एक बिजनेसमैन को जिसने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी अभी शुरू करी है, उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नाम की चीज़ होती है ये भी नहीं पता। ये नहीं पता सर, फैक्ट है। अब आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब कोई कॉर्पोरेट में बंदा आ रहा है जा रहा है, लेकिन उनका काम उसी स्पीड से चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रोसेसेस बनाना, इतने ब्रिलियंट माइंड्स ने वो प्रोसेसेस बनाए होंगे। बिल्कुल सर। जो कॉर्पोरेट में टॉप लेवल पे जॉब करते हैं उनको करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है, वो इसीलिए मिलती है क्योंकि वो प्रोसेसेस को डिजाइन करते हैं और लोगों के आने से जाने से उनके बिजनेसेस पे फर्क नहीं पड़ता। HDFC बैंक की अगर मैं बात करूं तो HDFC बैंक में कितने लोग ज्वाइन करते हैं हर साल, कितने लोग नौकरी छोड़ते हैं। HDFC बैंक की तो प्रॉफिटेबिलिटी हर साल बढ़ती जा रही है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, एक्सिस बैंक को ले लो, किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ले लो, तो प्राइवेट सेक्टर में तो एट्रिशन रेशियो जो है, एट्रिशन रेशियो मतलब कि ये होता है कि हर साल कितने लोग जो है आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, कितने परसेंट लोग। बिल्कुल। तो इस पे कंपनीज डेटा तैयार करती हैं। तो इन स्पाइट ऑफ द डेटा ये सब कुछ होने के उनका बिजनेस नहीं रुकता, शो चलता रहता है। तो वो कॉर्पोरेट ही सिखा सकता है कि आपको अपना जब वेंचर खड़ा करना है तो उसमें आपका कैसे फ्लो बनेगा कि आपका बिजनेस कभी टॉस पे नहीं आएगा। बिल्कुल सर। सर अब बात करेंगे कि आपने इतने बड़े बड़े नंबर्स हमें बताए कि आप मैनेज कर रहे हैं, है ना। एंड मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को हम में से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी हो तो वो कैसे करें? आज की डेट में तो बहुत इजी है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। जी। तो इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अगर आप एक प्रोसेस ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो जी, तो आपके पास सबसे पहले है एक टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। नंबर 2 पे आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी SIP शुरू कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में। जी जी सर। सर अब आप मुझे जो आपने तीनों पॉइंट बताए इसको थोड़ा ब्रीफली बताइए ताकि हम एक तो समझ पाएँ वो क्या चीज़ है और कैसे काम करती है। डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई वो है टर्म इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का नाम आप सबने सुना होगा। इंश्योरेंस सुनते सब लोग डर जाते हैं कि ये कोई इंश्योरेंस हमें लेनी पड़ेगी, 20 साल 50 साल चलानी पड़ेगी, क्योंकि इंश्योरेंस का सही मायना हमें पता ही नहीं है। इंश्योरेंस क्या है कि टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपने एक छोटा सा सम पे करा, प्रीमियम पे किया, उसके अगेंस्ट आपको एक बड़ा सम इंश्योर्ड मिल जाता है। एक 25 साल की उम्र में अगर कोई टर्म इंश्योरेंस लेता है जी, तो उसको 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस 12-15 हज़ार रुपये साल के प्रीमियम पे मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस इतना सस्ता होता है। मतलब अगर वो पर ईयर 12 से 15 हज़ार रुपये दे रहा है तो वो करोड़ रुपए बना सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ देखो, इन टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर कोई मिसहैपनिंग होगी तो पैसा मिलेगा। ओके, ठीक है। अगर मिसहैपनिंग होगी तो पैसा मिलेगा और वो बहुत छोटा प्रीमियम लेते हैं जी, क्योंकि 15 हज़ार रुपये के प्रीमियम पे आपको कोई 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस का कवर दे रहा है। ठीक है, वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है और बहुत सस्ता है। तो अगर आपने टीवी में ऐड भी देखी होगी कि 500 रुपये पर डे पे, 200 रुपये पर डे पे आपको। काफ़ी उस पर भी देखता हूँ सर, गूगल पे जाता हूँ, अगर मैंने इंश्योरेंस किया तो काफ़ी ऐसे एड्स में देखता हूँ। आप ऐड देखते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है टर्म इंश्योरेंस। और टर्म इंश्योरेंस ऐसे नहीं किसी को भी मिल जाएगा। टर्म इंश्योरेंस होने के लिए आपके पास एक इनकम होनी चाहिए। ओके, वो इनकम का मल्टीप्लायर लगाते हैं जी, कि मान लो कोई यंग है जो 25 साल का लड़का है या 25 साल की कोई फीमेल है जो साल का 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 20 कम से कम उसको लाइफ कवर मिल ही जाएगा। तो मैंने 5 लाख की इनकम के ऊपर बोला कि 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर मिल जाएगा उसको। तो 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर 15 हज़ार रुपये के प्रीमियम पे अगर आपको मिल जाता है तो ये तो मुफ्त के भाव मिल गया आपको, 1000 रुपये महीना भी नहीं पड़ रहा। जी सर, एक तो जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ बतानी पड़ती है कि कोई मिस हैपनिंग होगी, राइट, है ना, कुछ हो गया तो कहीं मुझे लगता है कि कई लोग या उसके फैमिली वाले इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं वो इस तरफ जाते नहीं है। एंड मुझे एक चीज़ और जाननी थी सर कि आपने 25 स्पेसिफिकली हाईलाइट किया, तो क्या 25 से स्टार्ट करते हैं या फिर कितनी उम्र से स्टार्ट करते हैं? मिनिमम एज क्या है इसकी? देखो, जिस उम्र में आप कमाना शुरू कर रहे हो ना उसी उम्र में ले लो। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि जितनी छोटी एज में आप अपना टर्म इंश्योरेंस ले लोगे आपका प्रीमियम लॉक हो गया, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। अगर 25 साल की उम्र में कोई ले रहा है और उसका 15,000 प्रीमियम आ रहा है 1 करोड़ का, वही अगर 35 में लेगा तो उसको शायद हो सकता है 35,000 रुपये प्रीमियम देना पड़े। ओके,
तो क्योंकि एज बढ़ रही है तो रिस्क बढ़ रहा है कंपनी जी का। जी बिल्कुल। तो इसीलिए जितने छोटी एज में आप टर्म इंश्योरेंस ले लो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाए अपना टर्म इंश्योरेंस का आप अपग्रेड करते रहो। जैसे आपने अच्छा, हम ये अपग्रेड कर सकते हैं हाँ, टाइमली? ओके। आप अपग्रेड कर सकते हो, आप नया पॉलिसी ले सकते हो। उसके बाद जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी एज बढ़ेगी, बट आपने वो जो इनिशियल फेज था जी वो कर लिया। और इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस इसलिए भी रेलेवेंट है कि कोई मिसहैपनिंग हो जाती है ना फैमिली जी, में, जी। तो बंदे की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन Fact. पैसे से ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो डिपेंडेंस जो है बहुत सारे लोगों की वो पूरी हो जाती है। तो टर्म इंश्योरेंस तो मस्ट हैव है। उसके बाद मैंने पॉइंट बोला हेल्थ इंश्योरेंस का। अब हेल्थ इंश्योरेंस अगेन बहुत क्रूशियल जी। है। आज की डेट में जिस तरह का लाइफस्टाइल है हम लोगों का, किसी को नहीं पता कि कब हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए। जी अब आज की डेट में अगर आप किसी भी बुरे से बुरे हॉस्पिटल में भी चले जाओगे ना, तो 1-2 लाख 3 लाख रुपए तो 1 मिनट में लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल है सर। अब 2-3-4 लाख रुपए किसकी पॉकेट में रेडीली अवेलेबल है? नहीं होते। तो उसका सबसे बड़ा है आइडिया कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। देखो इंश्योरेंस का मतलब क्या है, रिस्क से जुड़ी हुई चीज़ है ये। जी हाँ अब रिस्क के साथ क्या कर सकते हो, या तो आप रिस्क रिटेन कर सकते हो कि कोई प्रॉब्लम होगी मैं खुद देख लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर आप क्या कर सकते हो, अपना रिस्क अवॉइड कर सकते हो। जी। अब अवॉइड कैसे करोगे? आप घर से निकलना थोड़ी छोड़ दोगे, सांस लेना थोड़ी छोड़ दोगे, फैक्ट है है ना? सांस गई तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। थर्ड ऑप्शन है आप रिस्क ट्रांसफर कर दो अपना। जी। तो हम छोटा सा प्रीमियम देके अपना रिस्क किसी पे ट्रांसफर कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरी जगह वो पैसा देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी खड़ी है जो उस क्लेम को दे देगी और चीज़ें स्मूथली चलती रहेंगी। चाहे वो हेल्थ की बात हो, हेल्थ इंश्योरेंस में हॉस्पिटलाइजेशन का बिल हो, जी। चाहे वो टर्म इंश्योरेंस की बात हो कि बंदे की डिमाइस होगी और फैमिली को एक बड़ा सपोर्ट मिल गया। तो इन दोनों के बिना आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि मान लो आपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर लिया, जी। अब 3 लाख 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए आपस इकट्ठा हुआ और कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हुए और मेडिकल इमरजेंसी हुई फैमिली में, तो सबसे पहले कौन सा पैसा बाहर आएगा? इन्वेस्टमेंट वाला। इन्वेस्टमेंट वाला फैक्ट। तो वो रिस्क जब आपने ट्रांसफर कर दिया, फिर आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस को कोई टेंशन नहीं होती। फैक्ट है। और सर मुझे आपकी बात से एक चीज़ बहुत अच्छी क्लियर हुई कि अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आप ये इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखें, क्योंकि ये काइंड ऑफ ऐसी मनी होती है या ऐसा पैसा होता है जो अचानक से लगता है। और अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो सारा इस तरफ ट्रांसफ़र हो सकता है, जो कि ना तो आपको एक इन्वेस्टमेंट का चलो फ़ायदा तो हो गया कि वो काम आ गया, बट इसका अल्टरनेट ये है कि आप कम पैसे देके एक कम प्रीमियर से स्टार्ट करके आप अपनी वो इन्वेस्टमेंट को भी सेव कर सकते हैं और प्लस इस चीज़ से भी निकल सकते हैं बाहर। और इसी को टेक्निकल भाषा में हम बोल देते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, ओके। आप हमें बताएं कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में। देखो म्यूचुअल फंड्स तो एक मैजिकल टूल है जी। कि ईजीएस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ इज म्यूचुअल फंड्स। बट सर एक चीज़ और है कि जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं या फिर हम ऐड देखते हैं टीवी पे देख लें या फिर मोबाइल्स में, एक लाइन लिखी होती है बड़े छोटे छोटे अक्षर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। बिल्कुल। तो सर एक माइंड सेटअप है। अगर आप मेरी बात करें तो मैं भी ऐसे सोचता हूँ और मेरी तरह कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि जब रिस्क की बात आती है ना, तो जो हम मिडिल क्लास लोग हैं ना वो एक स्टेप पीछे ले लेते हैं, क्योंकि हार्ड अर्न मनी होती है, सबकी होती है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि एक मिडिल क्लास लोगों की होती है, बट जो ऑलरेडी रिच है उनकी भी होती है सर, है ना। एक लो मिडिल क्लास लोगों की भी मेहनत की पैसे होते हैं, तो किसी के भी जाएंगे दुख तो होगा। ट्रू। पर रिस्क की बात आती है ना तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास पीछे एक स्टेप बैक लेती है और वो कहते हैं कि यार रिस्क नहीं लेना। तो इसको आज आपसे मैं चाहूँगा कि आज हमारी ऑडियंस के लिए आप डिस्क्राइब करें कि अगर रिस्की है तो म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें। आपने एक फेमस डायलॉग सुना होगा स्कैम 1992 में, रिस्क है तो इश्क है। जी। तो लाइफ का ना कोई भी काम आप जब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक रिस्क ही रिस्क है। तो सुबह जब हमने पहला पैर ज़मीन पे रखा बेड से, तो हो सकता है कि आप फिसल जाओ, ठीक है ना। हम वॉशरूम में पहुंचे, नहाने लगे, हो सकता है वॉशरूम में बंदा फिसल जाए, है ना। तो देखो रिस्क तो अनअवॉइडेबल है हमारी लाइफ में। हम रात को जब सोने लगे, है ना, अगली सांस आएगी नहीं आएगी, सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में रिस्क है। हम सुबह जब ऑफिस के लिए निकलते हैं
उसमें भी रिस्क है। ऑफिस पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, शाम को ऑफिस से निकले घर आएंगे नहीं आएंगे, इतना प्रेशर चल रहा है, छोटी छोटी एरियाज में हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो रिस्क तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में है। लेकिन जब आप समझते हो ना, देखो रिस्क दो तरह के रिस्क हैं, एक कैलकुलेटेड रिस्क, एक अनकैलकुलेटेड रिस्क। जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो ना तो वो आपके फेवर में काम करता है। फैक्ट। तो म्यूचुअल फंड्स में जो रिस्क है ना, अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड रिस्क लोगे, आप चीज़ को समझ के पैसा लगाओगे, उसमें मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूँ कोई रिस्क नहीं है। फॉर मी म्यूचुअल फंड इज अ जीरो रिस्क प्रोडक्ट। बट अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपके पास कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, जिसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री का, रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। किसी बंदे ने लाइफ की जितना उसने पैसा कमाया बनाया लाइफ में, सब म्यूचुअल फंड से कमाया, ठीक है। उसकी लाइफ की सारी सेविंग म्यूचुअल फंड में है, और किसी बंदे ने अपनी लाइफ की सारी सेविंग म्यूचुअल फंड में भी उड़ा दी। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करने का एक जरिया है। अब इक्विटीज या शेयर मार्केट जिसको हम बात करते हैं, ये एक्चुअली रिस्क प्रोन है, क्योंकि इसको इस तरीके से देखा जाता है कि अब देखो, मान लो अब आपने अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शुरू करा जी, ठीक है। अब आपको इन्वेस्ट करते हुए 10 साल हो गए, आपने 10 करोड़ रुपए कमाल बना लिए अपना, या मान लो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया आपने जी, 10 साल इन्वेस्ट करके स्लोली ग्रेजुअली। बट आप बहुत सारे लोगों को बताना नहीं चाहोगे कि आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है। पर अगर आपने 1 लाख रुपए का नुकसान कर लिया इक्विटी के अंदर, आप 4 बंदों को रोक के बताओगे कि नहीं नहीं भाई, इक्विटी में पैसे मत लगाना, है ना, म्यूचुअल फंड में पैसे मत लगाना। आपने लाख बोल दिए। मैं सोच रहा हूँ कि इंसान जब कई बार 500 ही लगा के उसके पैसे डूब जाते हैं, वो मार्केट में इतना बड़ा स्टेटमेंट देता है कि भाई मत लगाना, रिस्की है। देखो, जब तक आप समझोगे ना, जब तक समझोगे नहीं तब तक रिस्क है। ये तो है सर। तो हम सबको यही गाइड करते हैं। और एक्चुअली इसमें मैं ना रेगुलेटर को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ये जो बॉडी है म्यूचुअल फंड्स की, इक्विटीज़ की, इसको सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब वो जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पे बहुत काम कर रहा है। बिल्कुल। वो आप कभी समझो कि टीवी में आप ऐड देखते हो आजकल, तो वो मैक्सिमम ऐड देखते हो म्यूचुअल फंड सही है। वो ये तो नहीं कहते कि SBI का म्यूचुअल फंड सही है, ICICI का म्यूचुअल फंड सही है, एक्सिस का म्यूचुअल फंड सही है। बिल्कुल। ऐड तो आ रही है कि म्यूचुअल फंड सही है। तो वो उस वजह से हो रहा है कि आपको एक पॉजिटिव कंसेप्ट समझ आए। और हम डिस्क्लेमर क्यों दे रहे हैं कि भैया ये जो निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन है। ऐसा नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने वहां पैसा डाला और आप पैसा लेके निकलोगे। अगर आप सही प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो यू आर एक्सपोज टू रिस्क, आपका नुकसान हो सकता है। सर एक चीज़ और, मैं आपने बात बोली तो मुझे लगा कि डिस्क्लेमर वाली बात की, तो मैं सोचता हूँ जब लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पैसे लगाने की बात करते हैं, तो 10 बार सोचते हैं। बट हमारे अगर आप सिगरेट पीते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें लेते हैं जिस पे ऑलरेडी डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर स्टेटमेंट दे चुके हैं, बाकायदा उस पर लिखा होता है कि भाई इससे कैंसर होगा, ठीक है, और फिर भी लोग वो करते हैं, ठीक है, वहाँ रिस्क लेते हैं। जो आपने बोला है कि एक तो हो गया कैलकुलेटेड रिस्क, एक होता है कि जिसको आप कैलकुलेट ही ना कर पाओ। हालांकि मेरे को लगता है सिगरेट पीना भी एक कैलकुलेटेड रिस्क ही है, कि उसे पता है कि अगर मैं रोज़ कितना कंज्यूम करूँगा तो मुझे कितना नुकसान हो सकता है। वह भाई इसमें भी कर लो म्यूचुअल फंड्स में भी कर लो। नॉलेज होनी चाहिए मेरे ख्याल से चीज़ों की। और सर बड़ी बात कर दी मैंने सिगरेट वगैरह की, तो बड़ी बात कर दी सर। आज के टाइम में कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, ये सबको पता है कि रिस्की है ना, बट लोग खुद भी पी रहे हैं, बच्चों को भी पिला रहे हैं, और डॉक्टर बोल रहे हैं आगे से कि मत करो ये सब चीज़ें, बच्चों को मत दो, है ना। तो मुझे लगता है कि लोग वहाँ भी कहीं ना कहीं रिस्क ले ही रहे हैं, उनको पता है कि ये चीज़ डेंजरस है। फिर भी हालांकि आज के टाइम में अवेयरनेस आ रही है कि लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इन सब चीज़ दूर भी रख रहे हैं। तो सर वही आपकी बात है कि डिस्क्लेमर तो हर जगह है अवेलेबल, तो पर लोगों का, आपने बोला कि म्यूचुअल फंड सही है, इस पर कम ध्यान गया, बट डिस्क्लेमर पर कई लोगों का ज़्यादा ध्यान जाता है कि रिस्की है। पता ये ह्यूमन बीइंग्स की ना टेंडेंसी होती है जी कि हम ना हर बात को अपने हिसाब से डालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अब मुझे मान लो मन है मेरा ये काम करने का, तो मैं वो काम करने के बहाने ढूंढूंगा कि मैं कैसे इस काम को कर लूँ। मान लो अगर मैं यहाँ पे हम क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो अब किसी बंदे को हमने एक चीज़ समझाई है अभी थोड़ी देर पहले कि बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करना बड़ा रिस्की है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम जो है, हमारा मन है
कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है इक्विटी में, जी तो हम बहाने ढूंढेंगे किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेंगे, चाहे हमें नॉलेज है नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, इसको आप किसी और तरीके से देखो तो अगर मान लो अगर आपका मन है एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदने का, तो आप 100 बहाने ढूंढ लोगे अपने इस फैक्ट को साबित करने के लिए मुझे स्पोर्ट्स बाइक की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। चाहे आपको ज़रूरत हो चाहे ना हो। फैक्ट। वही अगर हमारे मान लो हमें 2 ऑप्शन है हमारे पास कि हमें गाड़ी खरीदनी है। जी। अब मैं बजट में एक 10 लाख की गाड़ी भी खरीदता हूँ, फैक्ट है। मैं थोड़ा सा लोन लेके 20 लाख की गाड़ी भी खरीद सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरे बजट में इसको खराब कर देगी अगर मैं 20 लाख की गाड़ी लूंगा। हाँ जी। लेकिन मैं वहाँ पे अब बहाने ढूंढता हूँ कि सेफ्टी देख लूंगा जी, मैं एवरेज भी कम होगी, कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, थोड़ा स्टेटस बन जाएगा। लेकिन मैं अपने उस डिसीजन को सिद्ध करता हूँ कि मुझे वो काम करना ही है। तो ये हमें डिसाइड करना है। बिल्कुल सर। सारी कैलकुलेशन लेके एक रैशनल डिसीजन मेकिंग, और रैशनल डिसीजन मेकिंग ना बायसेस के साथ नहीं हो सकती। बिल्कुल। अब वो बायसेस जो हैं वही हमारे हर डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। अब जब हम बायसेस की बात करते हैं ना तो बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब आप कहोगे फिर एक टेक्निकल शब्द है, बिहेवियरल फाइनेंस को आप ऐसे सिंप्लीफाई करो कि आपका जो व्यवहार है ना, आप किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करने वाले हो, ये कॉर्पोरेट्स को जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनको पहले से पता है जी कि आपको हम क्या दिखाएंगे तो आप उनके पीछे पे दौड़ोगे। ओके। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आप सब लोगों को देखते होंगे कि 50% ऑफ, 70% ऑफ, 20% ऑफ, बड़ा मजा आता है शॉपिंग करने में। बहुत। तो देयर आर ब्रांड्स जहाँ पे 12 महीने सेल ही लगी रहती है। जी। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे आपका एक बायस होता है, एंकरिंग बायस। मान लो आपने एक शर्ट देखी जी। जिसकी MRP 10,000 रुपीज़ है, ओके। और कंपनी ने उस पर 70% ऑफ लगाया हुआ है, ठीक है। तो आपको 3,000 रुपये की मिल गई। ठीक है। अब जब आप वो 3,000 पे कर रहे हो, उसकी एक्चुअल कॉस्ट भी 3,000 ही होगी, और 3,000 में भी उसने प्रॉफिट कमाया होगा। लेकिन आपके अंदर सेटिस्फैक्शन क्या है कि आप 10,000 रुपये वाली शर्ट 3,000 में लेके आए हो। तो इसको बोलते हैं एंकरिंग बायस। उसने पहले आपकी एक्सपेक्टेशन को ऊपर एंकर किया, बिल्कुल, और उसके बाद आपको वो चीज़ वही डिस्काउंट में दे दी, और हो सकता है वही सेम स्टफ आपको 2,000 का मिल जाता, 1,000 रुपये का भी मिल जाता। बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट्स आपके बायसेस के साथ खेलते हैं। हाँ जी। अब बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर एंकरिंग बायस तो ऐसा प्रोमिनेंट बायस है जिससे हम सब लोग ग्रस्त हैं। इसके अलावा बहुत सारे बायसेस हैं, जैसे एक और बहुत बड़ा बायस है हर्ड मेंटालिटी। ओके। अब हर्ड मेंटालिटी क्या करती है, आपका ऐसा सर्कल है जहाँ पे सब लोग जो है वो शराब पीते हैं। ठीक है। तो आप कहोगे यार मैं भी थोड़ी सी शुरू कर ही लेता हूँ, मैं सोशलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, उस सर्कल में फिट नहीं हो पा रहा हूँ। बिल्कुल होता है ना। तो आप क्या हुआ, आपका क्योंकि सर्कल ऐसा था, आप उस हर्ड में थे जहाँ पे सबकी मेंटेलिटी एक जैसी थी, तो यू आर मोर प्रोन कि आप चांसेस है कि आप भी शराब पीना शुरू कर दोगे, कर सकते हैं। है ना। तो अगर आप ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रह रहे हो जो सब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आप भी इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे। अगर वो सब लोग एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी फाइनेंशियल प्लानर के साथ करोगे। बिल्कुल। अगर वो सब लोग डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी चांसेस है वही करोगे, क्योंकि उनकी बातें वैसी हो रही हैं। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, डेरिवेटिव मार्केट में अगर कोई इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है आपका वो सर्कल, अगर तो मोर चांसेस आर देयर कि आप भी वैसे ही बिहेव कर रहे होंगे। वो सब लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, लॉस बना रहे हैं, तो आप भी उनकी कैटेगरी में शामिल होना चाहोगे। क्योंकि जब आप अपने सर्कल में जाके बैठ रहे हो ना, उस हर्ड में जब आप जाके बैठ रहे हो, आपको उस हर्ड के अंदर रेजोनेट करना है, रिलेट करना है। तो इन्वेस्टमेंट आप इसलिए भी नहीं कर रहे हो कि मैं बहुत बड़ी वेल्थ बना लूंगा इनिशियली। आपका है कि मैं उस ग्रुप के अंदर जिसमें मैं रहता हूँ उनकी जैसी बात कर सकूं, उनके बीच में बैठ सकूं। तो वहाँ पे आपके पर्पसेस डिफरेंट है। तो ये बायसेस की बात हम इसलिए कर रहे हैं। तो बाकी नैरेटिव फैलेसी एक और बायस है, जिस तरीके से चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। बिल्कुल। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम करते हैं। मान लो आपके पास एक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अब आपने जो नैरेटिव फैलेसी जो है सबसे ज़्यादा इजीली आप देख सकते हो रील्स में। अब आपने रील्स में मान लो अगर आपने एक टाइप का कंटेंट अगर आपने लाइक कर दिया तो आपको उसी तरह का कंटेंट आना शुरू हो गया। एग्जैक्टली सर। अब आपके माइंड में वो पर्पस फिट कर दिया कि यही सही है, AI ऐसा काम कर रही है। आप जिस चीज़ को सर्च कर रहे हो उसी से रिलेवेंट चीज़ें आपको दिखती रही हैं। आप कार सर्च कर लो एक बार की कार खरीदनी है आपने, सारी दुनिया की गाड़ियाँ आपके फ़ोन में आएंगी। आपने शूज़ खरीदना तो सारे शूज़ आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब टूल्स जो हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि इनिशियली जो मैंने अपनी कन्वर्सेशन बोला था, जो कॉर्पोरेट्स है ना, जो कॉर्पोरेट में हाई लेवल पे लोग बैठे हैं वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करते हैं कि आप जो है उस
को उसके अंदर ट्रैप हो जाओ और फिर अपने डिसीजन उनके मुताबिक लो। बिल्कुल। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अपने फैसले आप खुद ले रहे हो तो आप गलत हो। आपसे वो फैसला आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आप वो फैसला लो। बिल्कुल है सर, ये एक एक्चुअली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि हम लोग कहीं ना कहीं सभी रिलेट कर पा रहे हों, क्योंकि अगर मैं एक शूज़ गूगल पे टाइप करता हूँ कि मुझे चाहिए, तो हर टाइप की कंपनी या गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक मुझे वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो सर रील के बाद से एक चीज़ याद आई, रील पे आजकल ना एक वीडियो वायरल हो रही है। तो उसमें ये बोला जा रहा है बार बार कि जो म्यूचुअल फंड है उससे इन फ्यूचर उसमें सबसे बड़ा स्कैम होने वाला है, कि मतलब फ्यूचर में जो सबसे बड़ा स्कैम होगा वो म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड ही होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, इंडिया में ना बहुत सारे स्कैम हुए हैं। अभी एक तो हर्षद मेहता वाला स्कैम था, सबने वो सोनी पे सीरीज देखी होगी। फिर स्टाम्प पेपर का स्कैम हुआ, वो भी सोनी पे आया था ऐसे। तो देखो, स्कैम्स तो है ना वो होते रहेंगे। लेकिन आप एक सत्यम स्कैम भी हुआ था एक, तो आप ये देखो स्कैम्स तो होते रहेंगे। होता क्या है कि स्कैम कैसे होता है, देखो जब कोई एक प्रोसेस है, एक कंक्रीट प्रोसेस है जिसके हिसाब से पूरी कंट्री काम कर रही है, उसके अंदर कोई अनोमली है उस प्रोसेस के अंदर। अगर मान लो अब आपने वो अनोमली फिगर आउट कर ली, अब आप उसका मिसयूज कर रहे हो। बट हमें डरना तब चाहिए कि क्या कोई बंदा उस अनोमली का बार बार यूटिलाइज करके बार बार स्कैम कर पा रहा है? आंसर इज नो। एक्चुअली क्या है, देखो हम सब इवॉल्व हो रहे हैं। ह्यूमन, जब हम होमो सेपियंस थे, है ना, हम होमो सेपियंस हैं, फिर हम इवॉल्व हुए। वो ऐसे कहते हैं कि पहले वो हम 4 टांगों पर की चल रहे थे, फिर धीरे धीरे इवॉल्व होकर अब हम सीधे खड़े हैं, हमारी बैकबोन सीधी हो गई, हम इवॉल्व हो रहे हैं। तो हम अपनी फाइनेंशियल इंडस्ट्री से भी इवॉल्व हो रहे हैं, हमारा रेगुलेटर भी इवॉल्व हो रहा है। आज से पहले अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी एआई से जुड़े हुए लॉज नहीं है, लेकिन एआई आ गया हुआ है। बिल्कुल। तो सेबी भी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो भी इवॉल्व हो रहा है हर रोज जी। उनकी पॉलिसीज जो हैं वो हमेशा ऐसी हैं कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात करते हैं। वो उन्हें पता है कि बड़े लोग जो हैं आम लोगों को, भोले भाले लोगों को मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है। तो सेबी वहां पे काम कर रहा है। देखो, स्कैम हो सकता है, मैं इस बात को रूल आउट नहीं करता, लेकिन कर पाना बहुत मुश्किल है। ये बात अगर कोई बंदा कह रहा है ना, वो उसकी एक तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो खुद इक्विटी मार्केट को कितना समझता है। क्योंकि मैंने इतने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को सुना है, आप बहुत बड़े फंड मैनेजर्स की बात करो, जिन लोगों को इंडस्ट्री के बारे में पता है ना, जो रेगुलेटर को जानते हैं, जो प्रोसेसेस को समझते हैं, वो कभी नहीं कहते कि स्कैम हो सकता है। क्यों? कि उनको पता है कि हर एक काम को करने से पहले रेगुलेटर कितने सारे इफ एंड बट लगाता है। और अगर आप देखो आपकी इंटेंशन ही खराब है तो फिर तो प्रॉब्लम है। बट मैं आपको एक चीज़ अश्योर कर सकता हूँ, गोइंग बाय द स्ट्रिक्ट रेगुलेटर वी हैव इन इंडिया, वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट इन द वर्ल्ड आई गेस, कि सेबी के साथ आज की डेट में स्कैम करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड कंपनीज, वहाँ तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है। म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है इतना ज़बरदस्त कंप्लायंस फॉलो करती है, एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। वो कंप्लायंस कैसे चलता है कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, अब उस पर आप कितना इन्वेस्टर से एक्सपेंस चार्ज कर सकते हो, उस इन्वेस्टर के एक्सपेंस पे कैपिंग है। अगर मैं म्यूचुअल फंड स्कीम में किसी को बहुत महंगा प्रोडक्ट देना भी चाहूँ ना, तो 2.5% पर एनम से ज़्यादा चार्ज ही नहीं कर सकता, क्योंकि सेबी ने टोटल एक्सपेंस रेशो नाम की चीज़ बनाई है जो एक्सपेंसेस को कैप कर रही है कि आप चाहे 100 रुपये मैनेज कर रहे हो, ठीक है, या 1000 रुपये मैनेज कर रहे हो, इस पर सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा आप चार्ज ही नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा, आपका वो जो चार्जेस हैं वो इट हैज़ टू कम डाउन। तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है TER का। तो आपसे कॉस्ट के बेसिस पे तो स्कैम होने से रहा। अब पॉइंट नंबर 2, कैसे स्कैम होगा कि आपसे पैसे लिया और कंपनी खा गई? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनकी बुक्स रेगुलरली ऑडिट होती हैं सेबी से। और हमारा रेगुलेटर इतना स्ट्रिक्ट है तो दे वोंट इवन अलाउ टू स्नीज द कंपनी, बोले कि आप चीख नहीं मार सकते थे रेगुलेटर से पूछे बिना। तो जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है, जिस स्टॉक में पैसा लगाया है, या जिस
अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो कहाँ पैसा लगाया है उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पोर्टफोलियो इक्विटी फंड में हर 15 दिन में आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। आप मांगोगे नहीं मांगोगे आपकी ईमेल पे वो पोर्टफोलियो आएगा, ओके है ना। तो आपका पैसा लेके कोई जा नहीं सकता, पैसा आपके अकाउंट से निकलना है, कंपनी के अकाउंट में ही जाना है, इंटरमीडियरी कोई हो नहीं सकता बीच में, ठीक है। तो आपके साथ कैसे स्कैम हो जाएगा। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट को उनके एक इन्वेस्टमेंट दिलवाई। उन्होंने 2000 रुपीज़ 1995 में इन्वेस्ट किए थे। अब उनको भी नहीं, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा उनके पास पड़ा हुआ था। और अब जब उन्होंने मुझे वो कागज़ का टुकड़ा दिया तो मैंने उसको ढूंढना शुरू करा। अब वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट हुआ था वो कंपनी को टेक ओवर कर लिया था प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड ने। पीएनबी प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड होता था, फिर उसके बाद वो पीएनबी प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड को खरीद लिया सुंदरम म्यूचुअल फंड ने। तो फिर वो उनकी इन्वेस्टमेंट सुंदरम म्यूचुअल फंड में मिल गई हमें। उन्होंने तो वो 2000 रुपये की वैल्यू 48,000 रुपीज़ मिली है। अब आप कहोगे स्कैम होना तो फिर हो गया होता, वो 2000 रुपये उनको तो याद भी नहीं थे। बट आप सोचो कि उसको उस पैसे में ग्रोथ भी मिली है, एक्चुअली। तो 2000 रुपीज़ के 48,000 रुपीज़, और उसने कभी उसको ट्रैक नहीं करा। जिसने इन्वेस्टमेंट करवाई थी उनसे वो दोबारा भाई साहब से मिले भी नहीं। बट वो मनी उनके नाम पे एग्जिस्ट करती है। आपको बताऊं कि अनक्लेम्ड मनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास, म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास बहुत सारी पड़ी हुई है। बैंक्स के पास बहुत सारी अनक्लेम्ड मनी पड़ी है जिन लोगों ने पैसा जमा करा दिया वापस लेने ही नहीं आए। ओके। इनफैक्ट अब तो सेबी ने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस करी है नॉमिनेशन के ऊपर भी। तो ये तो देखो वही बात लोग बोल पाएंगे स्कैम हो जाएगा जिनको पता नहीं है। और स्कैम जिसकी इंटेंशन ही स्कैम करने की है, जो घर से निकला ही स्कैम करने है यार, वो स्कैम करेगा ही, ठीक है ना। अब मैं आपको बोलूँ कि मैं आपकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा रहा हूँ, आप अपने सारे पैसे जो है मेरे अकाउंट में डाल दो, तो भैया फिर तो स्कैम होना ही आपके साथ। क्योंकि आपको ये बेसिक तो समझना पड़ेगा ना कि मुझे किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसा नहीं डालना। उसका सोल्यूशन कैसे होगा जब आप एक रजिस्टर्ड रिसोर्स के साथ, जो एक क्वालिफाइड रिसोर्स जो एमसी के साथ, जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, उसके साथ जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और अगेन इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप किसी रेगुलेटेड एंटिटी के साथ, किसी बैंक के साथ, किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ, किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ, रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के साथ जब आप किसी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास वो पावर है कि आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। okay. अगर आपकी कंप्लेंट सही निकली तो सेबी तो इतना स्ट्रिक्ट है कि जेल करेगा और आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर देगा। okay. तो जो रेगुलेटेड एम्बिट रेगुलेशन के साथ काम करने वाले लोग हैं वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। वही सर नॉलेज की बात है। मुझे लगता है कि कुछ लोग रील पे आए और उन्होंने कुछ व्यूज़ बटोरने के लिए कुछ स्टेटमेंट दे दी। अब आप एक चीज़ समझो ना कि पॉजिटिव खबर को ना फैलाना बहुत मुश्किल है, फैक्ट है, बट नेगेटिव खबर आग की तरह फैलती है। अब मैं आपको ना एक और बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ बताता हूँ, आप हैरान रह जाओगे वो सुन के। म्यूचुअल फंड की टीवी में ऐड आती है, आप सबने देखी है। म्यूचुअल फंड की इतनी टीवी में एडवर्टीजमेंट आने के बावजूद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर जो है वो क्रिप्टो से कम है। अब क्रिप्टो की ऐड तो टीवी पे नहीं आती। क्रिप्टो में म्यूचुअल फंड से ज़्यादा इन्वेस्टर हैं। अच्छा, मतलब आप इंडिया की बात कर रहे हैं? मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ। इंडिया में जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रही है बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, वो ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड के एडवर्टीजमेंट के बाद भी उतनी पॉपुलेशन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रही है। पर सर एक हवा चली थी क्रिप्टो करेंसी की कि बिटकॉइन ये सब नाम जब सामने आए, लोगों ने बताया कि यार हमने इतने लगाए थे, इतने कमाए हैं, सब कुछ कमाए, तो मुझे लगता है उस हवा में सब बह के, मेरे को लगता है वही एक भेड़ चाल थी सर, हर्ड मेंटालिटी। यस। हाँ। और एक और प्रॉब्लम है, देखो सबको ना रातों रात अमीर होना। हाँ। हर किसी को ऐसे प्रोडक्ट में पैसा लगाना है जहाँ पे उसने आज पैसा लगाया और कल उसका पैसा डबल हो गया। हाँ। देखो देयर इज नथिंग कॉल्ड इजी मनी। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप आज पैसा लगा के उसमें से कल बाहर हो जाओगे पैसा कमा के, तो आपको थोड़ा सा शक करना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। क्योंकि अगर पैसा कमाना इतना आसान होता, वो पैसा लगवा ही क्यों रहा होता आपका वहाँ पे। आप एक चीज़ समझो, मैं आपके पास एक स्कीम लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ जी आप इस स्कीम में मेरे पास 1,000 रुपये जमा करा दो और मेरे से वो 1,000 रुपये के 2,000 रुपये ले लेना 1 साल के बाद। इट मीन्स मैं आपको कमिट कर रहा हूँ 100% रिटर्न।
क्या 100% रिटर्न में दूंगा कैसे आपको? अगर मेरे को 100% रिटर्न देने का फॉर्मूला पता है तो फिर मैं अपना घर बेच के क्यों नहीं लगा रहा हूँ? बिल्कुल। मैं बैंक से 10% पे लोन लेके क्यों नहीं लगा रहा हूँ? 15% पे पर्सनल लोन लेके क्यों नहीं लगा रहा हूँ? मेरे को आपके 1000 रुपये में इंटरेस्ट क्यों है? बिल्कुल। अब एक और आजकल प्रॉब्लम चली है, आपने प्रोबेबली देखी होगी कि टेलीग्राम चैनल बन गए हैं कि आपको हम बताएंगे कैसे इन्वेस्ट करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? आपसे वो 100 रुपये की फीस मांग रहा है कि आप 100 रुपये की फीस दे दो, आपको 100 रुपये की फीस के अंदर हम आपको करोड़ रुपए कमाने कैसे बता देंगे। तो आप एक बेसिक चीज़ समझो यार, उसके पास नहीं है क्या वो उस करोड़ रुपए कमाने का फॉर्मूला? वो कमा सकता है तो वो बैंक से लोन लेके कमा ले, अपना घर बेच के कमा ले ना, अपनी गाड़ी बेच के कमा ले, लेकिन उसको आपके 100 रुपये में इंटरेस्ट क्यों है, आपके 500 रुपये में इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि जहाँ वो पैसे लगवा रहा है वहाँ से पैसे कमाने मुश्किल है, वो आपसे 100 200 500 रुपये इकट्ठे करके अपनी कमाई कर रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ जब तक आप बेसिक्स नहीं अप्लाई करोगे ना तब तक तो यू आर प्रोन टू रिस्क। और देखा जाए तो सर अगर वहाँ स्कैम भी होता है तो आप उनके खिलाफ कोई एक्शन भी ले सकते हैं। जैसे आपने बताया कि अगर वो ऑथराइज नहीं हुए या सर्टिफाइड नहीं हुए तो आप कोई एक्शन भी ले सकते हैं। देखो ना, मैं आपको बोलूँगा फटाफट पैसे कमा के दूंगा, जल्दी जल्दी पैसे ले आओ, मैं फोमो क्रिएट कर रहा हूँ वहाँ पे। फोमो मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब वो फोमो मैंने क्रिएट किया, आप कहो जल्दी जल्दी जल्दी, अब आपको मैंने समय नहीं दिया आपको सोच समझ सको, और आपने जल्दीबाजी में फैसला लिया, उसके बाद मैं पैसे लेके गायब हूँ वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ों से देखो इसे कहते हैं स्कैम। यही है वो स्कैम। एब्सोल्युटली। एक चीज़ मेरे माइंड में थी कि अब हम यहाँ क्लियर हो जाते हैं कि म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है, कितना सेफ है। इस बारे में मेरे को लगता है कि एक अगर हम टॉपिक छेड़े तो बहुत लंबा टॉपिक हो सकता है। बिल्कुल। बट एक आपने बहुत ब्रीफ में बहुत अच्छे से मुझे समझाया एग्जाम्पल के साथ। तो पर सर अब मैं पूछना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करने के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अगर आप बोलें रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, जो कि बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है कि हमारे पूर्वज जो थे, हमारे दादा परदादा, ये सब लोग हमेशा यही ज्ञान दे गए हैं कि यार गोल्ड में पैसा लगाओ, ये कभी कम नहीं होगा, बढ़ेगा। दूसरा आपका एफडी वगैरह हो गए। तो इनसे कैसे रिलेट कर सकते हैं आप एक म्यूचुअल फंड को? देखो किसी भी चीज़ का ना रेलेवेंस जी किसी भी इंसान की लाइफ में जब हम ड्रॉ करते हैं जी, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, तो उसको हम बोलते हैं एसेट एलोकेशन। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप सारे पैसे इक्विटी में या म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, एसेट एलोकेशन बनती है जी। अब एसेट एलोकेशन जो है आपकी एज, आपकी इनकम, आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे बनती है। ओके। अब एसेट एलोकेशन में आपका रियल एस्टेट भी आता है जी, आपका गोल्ड भी आता है जी, आपका फिक्स डिपॉजिट भी आता है, इक्विटी डायरेक्ट इक्विटीज या म्यूचुअल फंड्स की शेप पे लगा लो, बिल्कुल ठीक है। और गोल्ड में अगर मैंने कवर कर लिया तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सब एक मिलके कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाते हैं। लेकिन इंडिया में जो मैं बात करता हूँ कि हमारी जो पोर्टफोलियोज बने हैं, देखो अगर जब आपका रियल एस्टेट, गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड सब मिला के तो आपका एक पोर्टफोलियो बनता है जी। उस पोर्टफोलियो में इक्विटी बहुत कम है, बहुत छोटा कंपोनेंट है। ओके। लेकिन इक्विटी रिटेल इन्वेस्टर केस में बड़ा कंपोनेंट होना चाहिए। अब उसके पीछे कई सारे रीज़न है, बट एक बारी हम ना एक एक करके जी ये कंपोनेंट्स को समझते हैं। पहले इन सबको समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं रियल रिटर्न। ओके। अब रियल रिटर्न क्या होती है कि आपने मान लो 1 लाख रुपए एफडी कराया, अब आपको एफडी से 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। इट मीन्स आपने 8,000 रुपये कमा लिए। अब आप ये समझोगे ना कि आपने 8,000 रुपये कमा लिए, बिल्कुल सर। बट क्या एक्चुअली आपने 8,000 कमाए? द आंसर इज नो। पूछो कैसे? कैसे सर? क्योंकि 8,000 रुपये में से सबसे पहले आप दोगे इनकम टैक्स जो आपने इंटरेस्ट कमाया है। बिल्कुल। अब अमूमन आज की डेट में जैसे सैलरीज कंपैरेटिवली फ्रेशर्स के केस में भी अच्छी सैलरी मिल जाती है, तो 10% 20% मिनिमम टैक्स बैठ ही जाता है जी, ठीक है। अगर हम एक 30% का भी एग्जांपल नहीं ले रहे, हम 20% का एग्जांपल लेते हैं, तो 8,000 रुपये के इंटरेस्ट इनकम के ऊपर आपको 1,600 रुपये टैक्स देना पड़ेगा 20% के हिसाब से। उसके बाद क्या बचा आपके पास? 8,000 रुपये में से 1,600 रुपये गए तो आपके पास बचा ये 6,400। अब यहाँ पे एक आती है चीज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन, महंगाई जी। अब महंगाई जो है हम सुनते हैं, अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं, लेकिन हम महंगाई को कैलकुलेट कभी नहीं करते। बिल्कुल। अब महंगाई क्या है कि हर साल वो हाउ मच कॉस्ट इज इन्फ्लेटेड फ्रॉम इट्स बेस,
ओके। मतलब कि जो काम आज आप 1 लाख रुपए में कर पा रहे हो, जी। कल को वही काम करने के लिए अगर साल हमारे देश में 5% महंगाई है, तो वही काम करने के लिए आपको 1,05,000 रुपये चाहिए। जी। तो अगर मैं 5% महंगाई लूँ बिल्कुल। तो 5,000 रुपये महंगाई खा गई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आपके 6400 में से 5,000 रुपये गए, कई। आपके पास बचे 1400 रुपये। तो आपकी 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट जो आपको 8% कमा रहा है, रियल रिटर्न तो उसका 1.4% ही है। फैक्ट। तो जब तक आप इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करोगे ना, तब तक आप ये सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे, कि ये डिसीजन भी नहीं ले पाओगे कि मुझे किस एसेट में कितना पैसा डालना चाहिए। जी। अगर आपने अभी रियल रिटर्न का कंसेप्ट समझा ना, अब इस रियल रिटर्न के कंसेप्ट को आप हर एक एसेट क्लास में फिक्स करो। जी। ठीक है। एफडी का मैंने आपको बता दिया, एफडी इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट वो छोटे समय के लिए है। जो आपकी छोटे समय की नीड्स है ना, 1 साल 1.5 साल का कोई लिक्विडिटी आपको मेंटेन करना है, एफडी उसके लिए द बेस्ट है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। अब इंडियन जो है, हम लोग ओवरबोट है। जी। दुनिया का सबसे ज्यादा सोना हमारे देश में है। ये है सर, सोने की चिड़िया। हम आज भी सोने की चिड़िया ही हैं। हाँ। इस बात पे कोई डाउट मत रखना। हमारे हाउस होल्ड में, हमारे मंदिरों में, हमारी कंट्री के पास पुट टुगेदर दुनिया का सबसे ज्यादा सोना है। बट हम सोने को कभी भी एज अ इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड में कंसीडर नहीं करते। हम तो इसको इमोशनल एसेट है। इमोशनल। अगर पुरानी फिल्म में दिखाया ना कि मेरी माँ की चुड़िया बिक गई, वो बेचारा माँ के कंगन के लिए वो खून कर देता है कि लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे। बट अब आप गोल्ड की भी आप देखो, कैलकुलेशन निकालो। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। देखो, आप जब तक डेटा को नहीं समझोगे ना, तब तक आप राइट और रॉन्ग का डिसीजन नहीं ले पाओगे। इमोशन से ऊपर उठना पड़ेगा। 1991 की मैं अगर बात करूं तो हमारी कंट्री में उस समय लिबरलाइजेशन हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसके बाद शुरू हुए थे। हमारी कंट्री बड़े खराब दौर से गुजर रही थी। उस समय हमारे देश में सोने का भाव था 3200 रुपीज़ पर 10 ग्राम। 3200 रुपये सोने का भाव था। अब आप कभी भी सोना लेने जाओ तो महंगा ही मिलता है ना। आज 31 मार्च की अगर मैं बात करूँ, 31 मार्च 2024 की, तो सोने का भाव है 68,700 समथिंग। और तो सोने ने कितना पैसा कमा के दे दिया। पर अगर मैं ये बात करूँ कि साल दर साल ग्रोथ के हिसाब से कंपाउंड करके, जैसे हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, तो वो कितने परसेंट आया कि सोने ने अगर 3200 से 68,000 रुपये की जर्नी करी है, तो सालाना रिटर्न क्या बैठा। अगर आपने 3200 रुपये के भाव में खरीदा था, आज वो 68,500 रुपये है, तो आपकी सालाना रिटर्न क्या बैठी है? लगभग 9.5% सालाना रिटर्न बैठती है सिर्फ, जिसको आप कहते हो कि सबसे बढ़िया आपका प्रोडक्ट है। देखो, सोने में सेफ्टी है। हाँ, सेफ्टी है, इसमें हम इस बात को रूल आउट नहीं कर रहे। सोने में सेफ्टी है, लेकिन अगर आप रिटर्न के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो उतनी एक्सपोनेंशियल रिटर्न नहीं बनती है गोल्ड में। अगर आप अब वही सेम फॉर्मूला इसमें लगाओ रियल रिटर्न का, तो 6% 5% महंगाई कम से अब हम तो खैर टैक्स देते नहीं है सोने पे, अब शायद देना शुरू करेंगे, सरकार ने लेना शुरू कर दिया है। तो आपका वो टैक्स हो गया। अब सिर्फ महंगाई को माइनस करोगे ना, अगर 9.5% में से 6% एवरेज महंगाई को अगर माइनस करोगे तो आपके पास 3.5% बैठते हैं। तो आप 3.5% वैसे डालना चाहते हो, वो आपका ऑप्शन है। उसके बाद आपने रियल एस्टेट की बात करी। अब देखो, रियल एस्टेट ना, इस इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपको चीज़ समझनी होगी कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले ना आपको 4 पैरामीटर को देखना पड़ेगा: सेफ्टी, लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी, कन्वीनियंस। जिस भी इन्वेस्टमेंट में आपको ये चारों चीज़ें मिल रही हैं, आपको वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना। अब रियल एस्टेट में सेफ्टी मिलती है, आंसर इज यस। ट्रांसपेरेंसी मिलती है, आई डाउट। कन्वीनियंस मिलती है, नो। ठीक है ना। तो आप जब प्राइजेस की सबसे बड़ी एम्बिग्यूटी है देखो रियल एस्टेट में, और लिक्विडिटी तो बहुत डिफिकल्ट है रियल एस्टेट में। देखो, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास एक रियल एस्टेट है आज, आपको वो कल रियल एस्टेट जो है बेचना है, उसकी वैल्यू मान लो 20 लाख रुपए है, कल बिक जाएगा क्या? नहीं। आपके पास रेडीली बायर अवेलेबल नहीं है। आप 20 लाख रुपए अगर उसके मांग रहे हो, क्या 20 लाख रुपए ही मिलेंगे? बिल्कुल, आंसर इज नो। अगर आपको अर्जेंटली जरूरत है, आपको पैसे नहीं मिलने वाले। ठीक है। आप ये देखो कन्वीनियंस कितनी है उसमें। प्रॉब्लम ये है उसमें एक सबसे बड़ी कि उसके साथ आपको कोर्ट में जाना है, उसको बेचने के लिए आपको एक दिन 2 दिन स्पेयर करने पड़ेंगे, एजेंट्स लगाने पड़ेंगे। इट्स कम्बरसम टास्क। तो
आपने उस घर में खरीद के उसके अंदर रहना है, उस एसेट को, रियल एस्टेट को यूज करना है, इट इज टू मच सेंसिबल, मेक सेंस। बट एज एन इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो बहुत कन्वीनियंट एसेट क्लास नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। आपको पैसा बनता है उसमें, नो डाउट। सर एक थॉट था मेरा, आप बताना कि सही है गलत, कि मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट की अगर, क्योंकि हम स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो आपकी बातों से मुझे समझ में आया है कि गोल्ड हो गया, एफडी हो गया, या फिर आपका रियल एस्टेट हो गया। तो गोल्ड, जैसा कि आपने बताया कि माँ के कंगन एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से जुड़े हैं, घर भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, तो हमारे माइंड में ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हम किस पर्पस से आ रहे हैं। राइट। अगर नो डाउट कि अगर हमें घर ही खरीदना है, हमें अपना घर चाहिए, तो फिर आप फ़ायदा है मुनाफा मत देखो, बिल्कुल, फिर आप अपना घर लो, राइट, है ना। अगर आपके घर में मैरिज है, बेटी की शादी है, तो आप उस टाइम म्यूचुअल फंड्स नहीं देखेंगे, आप गोल्ड ले लेंगे। बट बिल्कुल। जब बात आती है आपकी इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट का मतलब ही एप्रिसिएशन है कि आपको एक अच्छा मुनाफा आगे से मिले, पैसा मिले, तो ये जो आपकी बातों से मैं निकाल पाया कि ये वो एसेट्स हैं जिनसे आप एक लिमिटेड ही एप्रिशिएट करती हैं चीज़ें, या फिर आप कह लीजिए इनसे प्रॉफिट एक लिमिटेड निकलता है। बट जो म्यूचुअल फंड है वो कहीं ना कहीं एक लेवल अप है जहाँ से हम अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। क्या मैं सही हूँ, गलत आप बताएं? नहीं, आप एब्सोल्युटली करेक्ट हो। कुछ पार्ट में मैं आपको इसको ना एक अलग पर्सपेक्टिव देता हूँ, अलग नज़रिया देता हूँ कैसे आपको देखना चाहिए। जी देखो, मैंने आपको एसेट एलोकेशन बताई। हाँ हाँ। जब एसेट एलोकेशन आप फॉलो करते हो ना, तो उसके साथ साथ हमने गोल बेस्ड प्लानिंग अप्रोच की बात करते हैं। जी। अब गोल बेस्ड प्लानिंग क्या है? जैसे आपने बेटी की शादी की बात की, अब देखो हर इंडिविजुअल की लाइफ में कुछ गोल्स हैं जो परमानेंट है, जो आने ही आने हैं। एक रिटायरमेंट, सेकंड गोल है चाइल्ड की एजुकेशन, और एक गोल है चाइल्ड की मैरिज। जी। हम इंडियंस जो है इस सब गोल्स पे बड़ा फोकस करते हैं। जी। अब आप एक चीज़ समझो कि हर साल जो स्कूल की फीसेज है वो 10% बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन की बात करें तो वहाँ 10% इन्फ्लेशन है। जब आज जो बच्चा कॉलेज में जा रहा है, अगर उसकी कॉलेज की फीस 10 लाख रुपए है साल की, ठीक है, एक डिसेंट कॉलेज में 10 लाख रुपए फीस है, तो 20 साल बाद वो फीस भी तो बढ़ चुकी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अगर वो 7 साल में 10 लाख रुपए की फीस आया, तो 7 साल में वो फीस जो है वो 20 लाख रुपए हो जाएगी, है ना। और हो सकता है वो 20 साल बाद वो फीस जो है 25 लाख रुपए के आसपास हो। बिल्कुल। तो जो हमें प्लानिंग करनी है गोल के हिसाब से, तो इक्विटीज उसमें बहुत हेल्पफुल होती हैं। अब इक्विटीज जो है, मैंने आपको चीज़ बताई थी कि लंबे समय के लिए है, और अगर आप गोल बेस्ड प्लानिंग अप्रोच को पकड़ोगे, आपने एक चीज़ पकड़ा कि मेरे चाइल्ड के एजुकेशन के लिए मुझे कितना पैसा सेव करना है, अगर आप आज ही छोटे छोटे पार्ट्स में जोड़ना शुरू कर दोगे तो वो गोल आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हो, या आजकल कंसेप्ट चला है फायर का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, हम सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपना एक गोल बनाना पड़ेगा कि आपको किस एज तक फाइनेंशियली फ्री होना है। उस एज का टारगेट लेकर, एक रियलिस्टिक नंबर लेकर, आपको हर महीने कुछ ना कुछ पोर्शन पे सेव करना होगा। ठीक है। जब हम गोल बेस्ड प्लानिंग करते हैं तो अपने क्लाइंट को ये सारे फिगर्स बताते हैं जी। फिर उसके हिसाब से हम इंश्योर करते हैं उसको उस पूरी जर्नी में हैंड होल्ड करके कि आप उस गोल तक पहुंचो जी। तो ये सारे जो ड्रीम्स हैं, गोल्ड है, आपको उतने बढ़िया तरीके से हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे लंबे समय में कंपाउंडिंग का रेट कम है। इंडिया, हम ना बहुत लकी लोग हैं, हम आज के समय में इंडिया में हैं। इंडिया दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई मेजर अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो इंडिया के अंदर अभी तो इक्विटीज में पार्टिसिपेशन आना शुरू हुआ है ना। म्यूचुअल फंड एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत आसान टूल है। आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने वाले हैं। अगर मैं डेटा की बात करूं आपसे, 1979 में सेंसेक्स जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो 100 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस हुआ था। आज जो है वो 80,000 हो गया, मतलब कि पैसा 800 गुना हो गया है। अगर आप इसका भी एनुअलाइज रिटर्न निकालोगे, इट विल बी अराउंड 15%। बिल्कुल। तो एक एसेट क्लास जो लंबे समय में आपको 15% पर एनम का रिटर्न दे रहा है जी, उसी के पैरेलल में जब आप बाकी एसेट क्लासेस को देखते हो जी, तो वहाँ पे रिटर्न कंपैरेटिवली कम है।
तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट में जाना है। और जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर आप एक गोल बेस्ड अप्रोच लेके चलोगे और एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ चलोगे तो देयर इज नो रिस्क एसोसिएटेड विद इक्विटी इन्वेस्टिंग। बिल्कुल सही कहा सर आपने। एंड अब सर जो क्वेश्चन आने वाला है वो वाला क्वेश्चन है जिसकी वजह से सर को मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलाया है। सर आपसे रिलेटेड एक चीज़ें तो हमने बहुत सुनी है कि आपने कई लोगों को करोड़पति बनाया है। तो मेरा सवाल पर्सनल है थोड़ा सा और ऑडियंस के लिए भी है ऑब्वियसली। करोड़पति को ही करोड़पति बना सकते हैं या फिर एक आम आदमी जो एक कम आमदनी में काम कर रहा है या फिर एक स्टूडेंट जो पॉकेट मनी से अपना खर्चा चलाता है, क्या वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और करोड़पति बन सकता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। और मेरे हिसाब से ना करोड़पति बनना सबसे आसान है। ईजीएस्ट वे टू बिकम अ करोड़पति जो उसका फॉर्मूला है वो मेरे पास है और वो सभी के लिए मैं कॉमन कर रहा हूँ। सर बांट दीजिए आज। वो ये है, अगर हम किसी यंगस्टर की बात करें अभी जी, आज की डेट में आप देखो 1400-1500 रुपये एक बड़ा मीगर सा अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट है। अगर आप 1500 रुपये महीना हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो तो 1500 रुपये महीना 30 ईयर्स के अंदर आपको 1 करोड़ रुपया दे सकता है। अब ये कंपाउंडिंग हो रही है। देखो आप 30 साल लगातार आपको हर महीने ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा आपको हर साल हर महीने 1500 रुपये महीना देना है। ठीक है। तो आप 1 साल में कितना पैसा दे दोगे? 18,000 रुपये। 18,000, हाँ ठीक है ना। और 30 साल में कितना पैसा दे दोगे? तो सर ये आपके बनते हैं 5,40,000। तो 5,40,000 रुपये में आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। देखो यहाँ पे सारा मैजिक कंपाउंडिंग है जी, और कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है जी। क्योंकि जब आप एक पौधा लगाते हो ना तो पौधा पहले दिन आपको फल नहीं दे रहा, जी, लेकिन जब वो धीरे धीरे आप उसको वाटर करते हो, आप फार्म करते हो उसको ना, हंट नहीं करने जाना हमने पैसे को, हमने फार्मिंग करनी है। हमने धीरे धीरे वो पौधा का लगाया, पेड़ बनने का इंतजार किया, फिर वो फ्रूट ले रहा है। तो 30 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए बहुत इजीली हो जाएगा। बट अब आप कहोगे कि आपने तो कंसेप्ट बताया कि महंगाई भी है, तो एक्चुअली उस समय उस 1 करोड़ रुपए की उतनी पावर नहीं होगी, लेकिन 30 सालों में बनेगा। तो जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतनी जल्दी आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको 15 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना है तो आपको डिफरेंस देखो कैसे आएगा फिगर का। 1500 रुपये में आप 30 साल में 1 करोड़ कमाते हो। अगर आप 15,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहे हो तो 15 साल में 1 करोड़ हो जाएगा जी। आप देख रहे हो कि अमाउंट, वो पुराने बुजुर्ग कहते हैं ना भाई जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। हाँ जी, हाँ जी, ये तो है। बट ये पॉसिबल सबके लिए है और इंडिया जैसी मार्केट में ये और ज़्यादा फीजिबल है। मुझे लगता है कि जो आपने बताया कि 1500 से स्टार्टिंग आपने एग्जांपल दिया, तो आप 100 रुपये पर मंथ से भी कर सकते हैं। हाँ जी, बट एक एग्जांपल जो आपने हमें दिया 1500 का, जो कि काइंड ऑफ एक पॉकेट मनी से भी इंसान लगा के इन्वेस्ट कर सकता है। तो पर ये है ना सर कि आपने जो बताया वो आपने बताया यूथ जो अपने पॉकेट मनी से दे रहा है, अब वो आगे जाके सर जॉब भी करेगा, काम भी करेगा, बिजनेस करेगा, तो वो वैल्यू भी कहीं ना कहीं बढ़ती रहेगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पता है क्या, देखो आज जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो ना, आप हो सकता है छोटे अमाउंट से शुरू करोगे, बट जब आप उसको टाइम दोगे ना, आपने 5 साल दिए उस इन्वेस्टमेंट को, आपको समझ आया कि यहाँ रिटर्न बन रहा है, आपको फिर दोबारा वहाँ पे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है और पैसा डालने के लिए। बिल्कुल। आपको सिर्फ एक एडवाइजरी की जरूरत है कि मेरे को राइट एडवाइस मिला और मैं कहाँ पैसा डालूं। बट आपको उस कॉन्फिडेंस आपका शेकन अप नहीं है, बिकॉज यू नो दैट यू हैव मेड मनी इन द पास्ट और फ्यूचर में भी आप रिटर्न बना लोगे इसी तरीके से। और इंडिया, आपको इस चीज़ के लिए बिलीव करना होगा, इंडिया दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है, हमारा जो अगले 15-20 साल हैं वो बहुत फिनोमिनल होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विटी मार्केट ग्रोथ। और कह सकें तो एक गोल्डन टाइम है, गोल्डन फेज है। हम लोग बहुत लकी हैं आज जो इस पॉइंट पे इस रैली को एविडेंस कर रहे हैं। जो लोग 20 साल इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना इक्विटीज में, वो कहेंगे हमने दुनिया की सबसे बड़ी गलती करी है कि इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करा। जी बिल्कुल सर। अब मुझे ये बताइए सर कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कहाँ करना है, किस में करना है ना, सही जगह कौन सी है? क्योंकि आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि तरह तरह के ऐप लॉन्च हो रही हैं जहाँ पे लोग प्रमोट कर रहे हैं कि आप इसमें डालिए, पैसे डालिए, 100 रुपये से स्टार्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाइए। बट सर उसके बाद भी एक टास्क है ना कि हमें ये नहीं पता कि राइट म्यूचुअल फंड कौन सा है, निफ्टी में डालें या पता नहीं 10 तरह के। सर जब मैं खुद खोलता हूँ कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि मुझे ऐप में डाल देना चाहिए या फिर मुझे एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए
तो मेरे को आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखो इस सवाल के ना एक्चुअली 2 सवाल हैं आपके, और 2 सवालों के मुझे अलग अलग जवाब देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं। जी। सबसे पहले तो किसी भी ऐसी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल मत करो जो किसी क्रेडिबल सोर्स से नहीं आती। ओके। ठीक है, तो आप बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, बट इंश्योर करो कि वो रेगुलेटेड हों। जी। पॉइंट नंबर 1। अब क्या ये एप्लीकेशंस का इन्वेस्टमेंट ना उन लोगों के लिए बना है जो खुद जागरूक हैं, जिसको मार्केट की नॉलेज है, जो इक्विटीज को समझता है। ये उनके लिए प्लेटफॉर्म डिजाइन करे गए हैं, वो बिगिनर्स के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। जी। क्योंकि जिसको ABC नहीं पता उसको आप जब 10th स्टैंडर्ड की नोटबुक देते हो, वो उसमें से क्या करेगा? वो तुक्के मारेगा। बिल्कुल। उसको आप MCQ दे दोगे, वो अटेम्प्ट तो करके आएगा पूरा क्वेश्चन, लेकिन वो तुक्के मार के आएगा। तो ऐप्स के साथ भी वही है। जी। तो इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा रिस्कियर है, और इसीलिए वो रिस्क वाला कंपोनेंट बार बार रेगुलेटर को डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये रिस्कियर एसेट है। जी। क्योंकि होता क्या है कि आप सब लोग जब इन्वेस्ट करते हो एप्लीकेशन में देख के, वो ऐप्स में दिखाती हैं कि पिछले 1 साल में 50% रिटर्न आया, पिछले 1 साल में 100% रिटर्न आया, पिछले 5 साल से 20% रिटर्न आ रहा है। अब आप उस रिटर्न्स को टैप करने जाते हो और आप ट्रैप हो जाते हो। बिल्कुल। तो ऐप्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिसको नॉलेज नहीं है ना, उसके लिए ऐप्स नहीं बनी। बिल्कुल। ये चीज़ को आपको समझना होगा। और उसमें भी एक और कहानी है कि वो कहते हैं हम फ्री में करा रहे हैं। हाँ। ये सब कुछ फ्री है। तो आप एक चीज़ समझो, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल। आपको अगर मैं कोई चीज़ मुफ्त में दे रहा हूँ तो मुझे आपको वो हुक लगानी है, मुझे आपको उस चीज़ की आदत लगानी है, ताकि बाद में आपसे पैसे चार्ज कर सकूँ। बिल्कुल। क्योंकि मुफ्त में कुछ भी नहीं है। अब जो सेकंड पार्ट था कि हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो एडवाइज़र के साथ क्यों करना चाहिए, या एडवाइज़र का क्या रेलेवेंस है। जी। तो इसको आप ऐसे समझो, आज क्रिकेट देखते हो आप। जी। क्रिकेट में आपका इंडिया में आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है। जी। क्या वो बिना कोच के खेलता है? हमारी टीम के कोच थे राहुल द्रविड़। जब हम वर्ल्ड कप जीते तो हमने राहुल द्रविड़ को कंधे पे उठाया ना। बिल्कुल। जब उससे पिछला वर्ल्ड कप हम जीते थे, हमने गैरी कर्स्टन को भी ऐसे कंधों पे उठाया था, है ना। सचिन तेंदुलकर जो दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज गिने जाते हैं, विविन रिचर्ड, सब कोच के साथ खेले हैं। उनको कोच की जरूरत क्यों है? तो कोच की रेलेवेंस बहुत ज़बरदस्त है। एक और एग्जाम्पल है जिसके साथ मैं बताऊंगा कि एडवाइज़र की इंपॉर्टेंस क्या है। महाभारत का युद्ध हुआ जी, कौरवों और पांडवों के बीच में। कौरवों की सेना बड़ी थी, पांडवों की सेना उनसे छोटी थी, लेकिन फिर भी पांडव जीत गए। क्यों? क्योंकि उनके पास भगवान कृष्ण जैसा एक एडवाइज़र था। भगवान कृष्ण तो साथ में नहीं लड़ रहे थे ना जी। भगवान कृष्ण जी ने तो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन को जिस हिसाब से उन्होंने उस पूरी लड़ाई के अंदर अर्जुन का सपोर्ट करा, अर्जुन का मोराल डाउन हो गया था, जो वो कह रहा था मैं लड़ूंगा ही नहीं है, मैं सब मेरे अपने हैं। तो श्री कृष्ण जैसा एडवाइजर था अर्जुन के पास, पांडवों के पास, जिस वजह से वो इतनी बड़ी सेना को, जिसमें इतने बड़े बड़े योद्धा थे, उनको हरा पाए। तो एडवाइजर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। जब आप इन्वेस्टमेंट्स भी करते हो ना, तो इक्विटी मार्केट्स की बात जब हम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की हम बात करते हैं जब, तो इसमें बहुत वॉलेटिलिटी है। देखो बाजार में उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे, बाजार कभी भी एक तरफा नहीं चलता। एडवाइजर के रोल को ना आप साइड लाइन नहीं कर सकते जी। अब एक चीज़ समझो कि आपका प्राइमरी काम जो है वो वेल्थ मैनेज करने का नहीं है। आपका प्राइवेट पर्सनल जो काम है वो हो सकता है किसी का ग्रोसरी का बिजनेस हो जी, किसी का हो सकता है पोल्ट्री का बिजनेस हो, किसी का हो सकता है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस हो, किसी का रिटेल गारमेंट्स का बिजनेस हो सकता है। उसका एक्सपर्टीज अपने बिजनेस के अंदर है जी, बिल्कुल। लेकिन इक्विटी मार्केट्स में उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए आप जब अपना पोर्टफोलियो किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी के पास जी, उसके हाथों में सौंपते हो, तो आपकी रिटर्न्स ऑटोमेटिकली इनहेंस हो जाती है। और जब एक और हमारे कंट्री में प्रॉब्लम है, जब भी हमें वेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स में एडवाइजरी लेनी होती है ना, हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं हमारे मामा के पास, चाचा के पास, फ्रेंड के पास कि उसने क्या किया हुआ है। उसकी नीड्स अलग हैं, उसका रिस्क एपेटाइट अलग है, बिल्कुल, उसका पोर्टफोलियो डिफरेंट है। तो आप उसको कॉपी करने के चक्कर में अपना नुकसान करते हो। वही जो हमने हर्ड मेंटालिटी की बाइस की बात की, तो हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। हर बंदे की अपना एक रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे उसका पोर्टफोलियो बनेगा। और एडवाइजर जो है उसमें बहुत ज़बरदस्त वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपको आपके गोल तक पहुंचाने की। जी बिल्कुल। क्योंकि सर देखा जाए तो इससे अगर हम रिस्क की बात करें
तो उसका परसेंटेज भी काफ़ी कम हो जाता है, एब्सोल्युटली। क्योंकि एक सही एडवाइस आपको सही डायरेक्शन तक ले जाती है और सही इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा इन्वेस्ट कराती है। 100%। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एक एडवाइज़र के पास जाइए, एक एक्सपर्ट के पास जाइए, उनसे राय लीजिए, उनसे सजेशन लीजिए, उनके थ्रू अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट आगे कीजिए। क्योंकि देखिए इधर उधर की लोगों की बात सुन के जो उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, ट्रू। अगर आप पैसे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं सर रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है और आपको सामने से या तो नुकसान मिलेगा या नेगेटिविटी मिलेगी। ट्रू। तो मैं ये कहूँगा कि चाहे आप 100 रुपये भी लगा रहे हैं सर, आपकी हार्ड एंड मनी है वो भी, बिल्कुल, ठीक है, तो आप उसको भी क्यों एक आप समझ रहे हैं कि एक आप कहते हैं रिस्क फैक्टर पे क्यों डालना है। आपने बहुत बढ़िया बात बोली। एक मैं आपको दुनिया के फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफे के 2 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग बताना चाहूँगा। बिल्कुल। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल है, हम लोग उसको हर रोज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं जी। मैं ख़ासतौर पर अपनी बात करता हूँ और अपने हर क्लाइंट को इसको फॉलो करने की गाइडलाइंस देता हूँ। तो रूल नंबर 1 क्या है? नेवर लूज मनी। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। रूल नंबर 1 इज़ नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2 इज़ नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। जरूरी है। इक्विटी मार्केट में जब आप रिस्क की बात कर रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं इक्विटी मार्केट में कह रहा हूँ नेवर लूज मनी। तो हम एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जब फॉलो कर रहे हैं ना, तो पैसा कभी नुकसान होगा ही नहीं। जी बिल्कुल। तो हम हो सकता है कि रिटर्न कम बना ले, मतलब कि हमने टारगेट रिटर्न लिया 15%, हमने हो सकता है 14% बनाया, बट हम -15 नहीं बनाने वाले जी, क्योंकि लंबे समय में हम ऐसा अप्रोच लेके चलेंगे कि आप पैसा गवा के नहीं आओगे। बिल्कुल। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझो, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 5 अलग अलग इन्वेस्टमेंट की जी, 1,000 रुपये की 5 इन्वेस्टमेंट्स करी आपने अलग अलग जगह, ठीक है। तो एक इन्वेस्टमेंट ने आपको रिटर्न दिया, 10 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है जी। पहली इन्वेस्टमेंट ने आपको रिटर्न दिया साल का 10%, ठीक है सर। अगले 10 साल के लिए अगली ने दिया 20%, अगले 10 साल के लिए उससे अगली ने दिया 0 जी, अगले 10 साल के लिए उससे अगले ने दिया -10 अगले 10 साल के लिए उससे अगले ने दिया -20 अगले 10 साल के लिए। तो आपके पास 10 साल के एंड में कितने पैसे होंगे? सर उसके हिसाब से देखा जाए तो 0, मतलब जो लगाए थे 5,000 ही बचे। हाँ ठीक है, और एक आम इंसान ऐसे ही सोचेगा। बिल्कुल। लेकिन आपको मैंने जो बताया था ना कंपाउंडिंग बड़ी मैजिकल है। तो जो आपने 1,000 रुपये लगाए 10% के भाव पे, वो कंपाउंड होके बन गए 2,500 रुपये, 2,593 रुपये। ठीक है। जो आपने एक इन्वेस्टमेंट करी जो +20% के रेट से कंपाउंड हो रही थी, वो 1,000 रुपये के बन गए 6,100 रुपये। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट जो माइनस कंपाउंड कर रही थी आपके पैसे को, हर साल आपके से 10% ले रही थी, वहाँ भी पैसा 0 नहीं हुआ आपका, वहाँ पे भी 1,000 रुपये के आपके बच गए 348 रुपये। और एक जो इन्वेस्टमेंट हर साल आपका 20% खा रही थी, वहाँ पे भी पैसा 0 नहीं हुआ, वहाँ पे भी आपके पास 107 रुपये बच गए। तो अगर मैं टोटल करूँ तो आपके 5,000 रुपये की वैल्यू जो है वो होगी 14,241 रुपये, अगर आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट में भी पैसा डाला तो। फैक्ट है। तो हमारा यहाँ पे ये रोल आता है कि आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में एज एन एडवाइज़र डलवाएं जहाँ पर आप पॉजिटिव रिटर्न बनाएं। बिल्कुल सर। तो ये कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो थोड़ा ट्रिकी है कैलकुलेशन, इसमें ना ही घुसो भाई किसी एक्सपर्ट को ये कैलकुलेशन करने दो और अपने पैसे बचा के रखो या उसको इंक्रीज करते रहो, लेकिन समझो ज़रूर इन कैलकुलेशंस को, समझना ज़रूरी है, क्योंकि समझ के ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं सर एक पर्सनल चीज़ भी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अब मुझे लगता है काफ़ी लंबा आपका टाइम उन्होंने ले लिया है, बट मैं एक पर्सनल चीज़ भी शेयर करना चाहूँगा कि मैं खुद इससे पहले इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं पता था सही तरीका क्या है। तो मैं जब सर से मिला और सर ने इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बताया, अपना पोर्टफोलियो दिखाया, काफ़ी ऐसे केसेस भी दिखाए लाइव मुझे, ठीक है, क्योंकि अपने पर्सनल लाइफ में भी ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, एंड जब वो सामने आपको सब प्रॉफिट जो सबूत दिखते हैं प्रॉफिट्स के साथ, तो वो अलग ही चीज़ होती है, एक मैजिक तो लगता ही है सर, है ना। एब्सोल्युटली। खुद के बारे में ये फील होता है कि यार ये चीज़ अगर थोड़े टाइम पहले सोची होती शायद आज मेरे पास भी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे पैसे होते। तो आप लोगों में सलाह दूंगा कि देखिए सही टाइम है, सही लोगों के पास जाइए, सही एडवाइस लीजिए और अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल। और पैसे को बचाएंगे, क्योंकि जो हमारे पूर्वज और घर वाले कहते हैं पैसा बचाओ पैसा बचाओ, मैं कहता हूँ पैसा बचाओ नहीं, पैसा लगाओ, सही जगह लगाओ और उसे बढ़ाओ।
100% सही बात बोली आपने कि पैसा सही जगह लगाना इंपॉर्टेंट है। जी तभी आपके फ्यूचर के ड्रीम्स पूरे होंगे, बिल्कुल आपकी एस्पिरेशंस पूरी होंगी। और हमारे जो लाइफ के अंदर आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है ना महंगाई के साथ साथ, जी वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी है। फैक्ट है। तो अगर आपके जो सपने हैं ना, आज जो इंसान मारुति चला रहा है उसको मर्सिडीज लेनी है, मर्सिडीज वाले को हेलीकॉप्टर लेना है। तो जो आपका लाइफस्टाइल को जो मैच करेगी ना चीज़ें, वो आपको ईजिली अचीव हो जाएंगी वाया इक्विटीज़। और एक सर छोटा सा मैसेज मैं भी अपने तरफ से देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं देखिए मैं भी इन्वॉल्व हूँ, बट मैं सीख रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ अपने भाइयों तक, अपनी बहनों तक वो चीज़ पहुँचाऊँ जो अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड जस्ट एक एडवाइस है बड़े भाई की कि देखिए फेक स्टेटस होता है ना, सोशल स्टेटस, उसमें ना पड़िए। 100%। अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। जिस दिन आपके जेब में पैसे होंगे ना, बैंक अकाउंट में पैसे होंगे, तो आप यकीन कीजिए आपकी इज्जत होगी और लोग दिल से करेंगे। और जो फेक स्टेटस आप सोसाइटी में लेके जा रहे हैं ना, आप यकीन कीजिए कई लोगों को पता लग जाता है कि वो फेक है, क्योंकि आप उसे मैनेज करने में ना बहुत कुछ गवा बैठते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ते। मैं यहाँ पे ना एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा स्टेटस के लेके। किसी भी जब एक वेल्दी आदमी ना किसी वेल्दी आदमी से मिलता है, मतलब कि अमीर आदमी किसी अमीर आदमी से मिलता है, वो उसकी आवाज़ की खनक से पहचान लेता है कि इसके जेब में कितने पैसे हैं। क्योंकि आप जब ठोस हो ना अंदर से, तो आपकी बातों में वो ठोसपना दिखता है। आप बनावटी एक बार ही हो सकते हो, 2 बार हो सकते हो जी। बट जब आपके पास रियल में वेल्थ है ना, आपकी आवाज़ का कॉन्फिडेंस अलग बोलता है। फैक्ट है सर। तो मैं ये कहूँगा कि आप इसे फॉलो करें। एंड सर का हमने काफ़ी समय ले लिया, सो थैंक यू सो मच सर। आपने इतना अच्छा नॉलेज इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर की, और डेफिनेटली हम इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, और सही हाथों में के थ्रू हम अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हम अच्छा प्रॉफिट कमा पाएँ। राइट। सो आप सर हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछना चाहता हो, या उसकी कोई क्वेरी हो, तो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हमें अपनी सारी क्वेरीज को ईमेल कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है info@crediblefinserv.in। ये हम मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में भी। बाकी आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.crediblefinserv.in। इसको हमने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की है। उस पर आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगी जी। उस पर हमने कैलकुलेटर्स का स्पेसिफिकली टैब डाला है, वो बड़ा अमेजिंग है। उसके बारे में जरूर बता दीजिए एक बार। हाँ, तो उस कैलकुलेटर्स के टैब में आप जा सकते हो। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं, जैसे हाउ टू बिकम करोड़पति, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज। उसमें बड़े बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ के आपकी सारी क्वेरीज उसी समय कैलकुलेट करके प्लान कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि आपको एक इंडिकेटिव, हम उसमें रिटर्न्स भी डालते हैं हम 12% पर एनम का। बट ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी दैट दीज आर इंडिकेटिव रिटर्न्स। इक्विटीज़ लंबे समय में बिल्कुल कंसिस्टेंट है, अच्छी रिटर्न्स देती हैं, लेकिन छोटे समय में उतार चढ़ाव होते हैं। तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। तो भाई इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो किसी भी भाई को, बहन को, किसी को भी किसी भी तरह का सवाल हो, उम्र मैटर नहीं करती, किसी भी तरह का सवाल हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड हम सर के साथ दोबारा शूट करें, क्योंकि काफ़ी ऐसी बातें हैं जो करनी रह गई हैं सर आपसे। बिल्कुल। तो हम कोशिश करेंगे कि उसे नेक्स्ट अपने एपिसोड में हम सर से पूछें और उसके बारे में आप लोगों तक वो जो उनके आंसर हैं आप तक पहुँचें। तो भाई इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और वो जो लाल बटन है ना भाई, तोड़ दो। बता रहा हूँ काम आएगा ये चैनल। अगर सब्सक्राइब करेंगे बहुत काम आने वाला है चैनल। रीज़न कि आपको लाइफ में, देखिए मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, सीख रहा हूँ। और जब मैं सीख रहा हूँ, आपके सामने सीख रहा हूँ, एक्सपर्ट्स को बुला रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये अपना कीमती टाइम भी निकाल के आ रहे हैं। मुझे पता है कि सर को भी बहुत अर्जेंट यहाँ से जाना है, बट स्टिल सर हमारे साथ बैठे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सीखिए और आगे बढ़िए, मैं यही कोशिश करता हूँ। तो करते हैं अलविदा और मिलते हैं अगले एपिसोड में।